नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक और आज उसमें जो हमारा तीसरा अध्याय है आरंभिक नगर, इसमें वो क्या क्या देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में बात करेंगे। हड़प्पा की कहानी, उसके नगरों की विशेषता के बारे में जानेंगे। नगरीय जीवन कैसा था, फिर नए शिल्प कौन से थे, व्यापार कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, वहां की योजनाबद्ध जो नगर कहे जाते थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, मकान कैसे थे, वहां के भंडार गृह कैसे थे, कच्चे माल की खोज कैसे हुई थी वहां पे, फिर नगरों का भोजन कैसा था। ये सब बातें हमको इस अध्याय में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, जैसे अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये भी तो मन में एक सवाल आ सकता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है कि हड़प्पा सभ्यता है। तो पहले इस प्रश्न का समाधान करते हैं। देखिए, ये जो सभ्यता है ये आज से तो समय आपको याद रखना है कि 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। ठीक है, अब इसको नाम, जो ये नामकरण वाली जो बात है उसके बारे में जानिए कि ये उस जमाने के मुख्य रूप से सिंधु नदी, ये जानेंगे सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे। इसलिए क्या हुआ कि इसको शुरुआत में क्या कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। इतना स्पष्ट याद रखेंगे कि चूंकि अब ये क्या था कि शुरुआत में सिंधु नदी के मैदानों में ये सभ्यता फली फूली थी, तो इसका नाम रख दिया गया शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका जो सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम था वो हड़प्पा है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चीजें क्लियर है। क्या कहा गया कि सबसे पहले एक तो ये सिंधु नदी के मैदानों के आसपास चीजें थी, तो इसको नाम रख दिया गया सिंधु घाटी। फिर इसका जो सबसे पहले शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। बाद में जितने भी नगर और खोजे गए जिनके नाम पता चले उनको अलग नाम दिया गया, लेकिन उनको भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही माना गया। चीजें क्लियर हैं। अब जैसे इसी समय के आसपास क्या है, अन्य जगह भी सभ्यताएं विकसित हो रही है, नदी घाटी सभ्यताएं। जैसे टिग्रिस या यूफ्रेटिस नदी, इन दोनों के आसपास में क्या हुआ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, उसका विकास हो रहा था। इसी प्रकार से नील नदी के आसपास में मिस्र की सभ्यता का विकास हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से चीन में हम चले जाएं तो हुआंगो नदी के किनारे भी इसी प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ था। में बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो एमए के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं, माया सभ्यता वगैरह के बारे में। चीजें स्पष्ट हैं। तो अभी अभी तक की कहानी में आपको केवल ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब फली फूली थी, क्यों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है और क्यों इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये स्पष्ट है। नदी घाटी सभ्यता कौन कौन सी है, इसको नदी घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई जैसे, या मिस्र की सभ्यता हो गई। इसी तरीके से चीन में हुआंगो नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, ये सब बातें क्लियर है। अब थोड़ी सी हड़प्पा की कहानी के बारे में जानते हैं। इसमें 2-3 तथ्य आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि लगभग आप कह सकते हैं लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में पहली बार क्या चल रहा था, रेलवे लाइन बिछने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, अब जब रेलवे लाइन बिछा रही थी वहां पे जो इंजीनियर काम कर रहे थे तो उनको खंडर मिले। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है तो 1856 आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको खंडर मिले। अब मजदूर और कारीगर जो थे इनको शुरू में लगा कि कोई नॉर्मल सा, कोई साधारण सा खंडर होगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि वहां की जो ईंटें थी, उस खंडर में से जो ईंटें थी उनको निकाला और उनको अपने काम में ले लिया। यानी कि जो वो रेलवे का निर्माण कर रहे थे उसमें उन्होंने ईंटों का प्रयोग कर लिया। ये स्पष्ट है। यानी कि जो ईंटें हैं वो उन्होंने अपने यूज में ले ली। यानी कि क्या किया इन्होंने, वो हजारों ईंटें, जितनी भी ईंटें रही होंगी उन सभी ईंटों को वहां से उड़ा ले गए और उन्होंने अपनी रेलवे लाइन में अपना उनका प्रयोग कर लिया। ठीक है, लेकिन आज से लगभग यदि बात करें हम 80 वर्ष पहले, या आप इसको समय में याद रखिए तो 1921 ईस्वी। ठीक है, 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और बताया कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, ये सबसे पुराने शहरों में से एक है, ये आपको बता देना। अभी तो आप देखें तो आज से आप कह सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष। ठीक है, लगभग 100, जैसे 2021 चल रहा है तो लगभग 100 वर्ष पहले क्या पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा था, यानी कि 1921 में। और उन्होंने बताया
कि ये सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है, और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद के जो पुरास्थल हैं, जो इमारतें हैं या जो अन्य चीजें हैं, उनको कभी इनको सभी को क्या करते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहते हैं। यहां तक की चीजें स्पष्ट होंगी, यहां तक की बातों में कोई डाउट नहीं होगा। अब इस सभ्यता का एक और नाम है, इस सभ्यता को आप कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, इसका एक ये नाम भी मिलता है। और इसे हम, जैसे हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था, इतिहास के जो हमने भाग करके वर्गीकरण करके बताया था, तो इसे हम आद्य इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। आद्य इतिहास के अंतर्गत मतलब इसके साक्ष्य हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए, जो हमने बताया था आपको, लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, उनकी भाषा को हम जान नहीं पाए हैं, ठीक है। कुछ एक दो तथ्य हैं जो तारीख आप याद रखेंगे कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख की बात यदि आ जाए तो आपको याद रखना है 1826 ईस्वी, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेर्सन, इन्होंने किया था। लेकिन अब जो हमने 1921 की बात की थी, वापस उस पे आते हैं। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, नाम इनका याद रखेंगे, सर जॉन मार्शन। मार्शन साहब के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने पंजाब प्रांत, जो आज वर्तमान में यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की, तो वहां के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की थी। चीजें स्पष्ट है। और अब इसके लिए सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया, तो वो भी आप याद रखेंगे, मार्शन साहब का नाम, ठीक है, नाम याद रखेंगे जॉन मार्शन, कहीं कहीं जॉन मार्शल भी मिलता है। चीजें क्लियर हैं। तो इन्होंने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। चीजें स्पष्ट होंगी मेरे हिसाब से। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के शहरों की विशेषता के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। हमने हड़प्पा के बारे में जान लिया, हमने सिंधु के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ के शहरों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा कि जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे ये सब आगे आ जाएंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, है ना। तो अब तक लगभग टोटल 150 पुरास्थलों का पता चल चुका है। अधिकतर यदि बात करें आज के पाकिस्तान में है, भारत में भी कुछ है, तो आपको भारत वालों का नाम विशेष तौर पे याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान में मेनली, बनावली हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है, एक और है गुजरात में लोथल। बातें क्लियर हैं, यहां तक की चीजें स्पष्ट होंगी। अब बात करते हैं इन शहरों की विशेषताओं के बारे में। तो पहली बात, योजनाबद्ध शहर है, मतलब आप ये कह सकते हैं एक लाइन में यदि कहा जाए सीधे सरल शब्दों में, वेल प्लान्ड सिटी, ठीक है। यानी कि इनको बनाया जो गया था वो सटीक योजना के आधार पर इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ के जो है ये दो भागों में बटा हुआ मिलता है, पश्चिमी और पूर्वी, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है। अब जो पश्चिमी साइड की थी वो ऊंचाई पर होता था, इसलिए हमने इसको थोड़ा ऊंचा बनाया है, ठीक है। इनको नगर दुर्ग भी कहते थे, और इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी होती थी। मेनली ये माना जाता था कि इस ऊंचे भाग पर कुछ समय के जो थोड़े से अमीर वर्ग होगा वो रहते होंगे, कुछ विशेष लोग जो खास लोग होते थे वो रहते होंगे, और निचली जगह जो थी यहाँ पे सामान्य लोग, मजदूर लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये जो पूर्व वाला हिस्सा था, नीचे का जो हिस्सा था, ये बड़ा था और इसको निचला शहर कहते थे। चीजें स्पष्ट है, यानी कि यहाँ पे उसको दो या उससे भी ज्यादा हिस्से हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया, निचले वाले हिस्से को क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, ठीक है। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, इनकी जो चार दीवारी होती थी, जो बाउंड्री होती थी, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। पक्की ईंटों का विशेष महत्व है, आगे कई बार चर्चा आएगी इसके बारे में, ठीक है। अब ये इतनी ईंटें जो थी इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद, यानी आज ये कह सकते हैं आप, आज तक भी उनकी दीवारें खड़ी रही थी। बातें क्लियर। अब ये चिनाई भी इस तरीके से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग इंटरलॉकिंग वाला जो सिस्टम है उसको अपनाते थे। ये स्पष्ट है, यानी कि एक से दूसरी ईंट फंसा के जो बना देते हैं, इंटरलॉक लगा देते हैं, आप ये जान लीजिए कि इस तरीके की ये यूज करते थे, जिससे क्या होता था कि दीवारें जो हैं वो मजबूत रहती थी। क्लियर।
अब नगर दुर्ग की बात हमने की तो हमने इसमें बताया कि कुछ खास इमारतें होती थी, लेकिन अगर आपसे उदाहरण की बात कर ली जाए, है ना, तो उसमें उदाहरण के रूप में जैसे हम आ जाएंगे मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे एक खास तालाब भी बनाया गया था, जिसको जो इतिहासकार का है वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महान स्नानागार, या उसको कहते हैं विशाल स्नानागार। ये स्पष्ट है, उसको महान स्नानागार कहते हैं या विशाल स्नानागार भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। इस स्नानागार के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये किसी विशेष पर्व पर या विशिष्ट रूप से विशिष्ट लोगों के लिए बनाया गया होगा, है ना। इसकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है तो इसके दोनों तरफ क्या है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये है, तो नीचे जाएंगे, नीचे सीढ़ियों से उतर के जाएंगे और नहाएंगे। एक बात और, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महान स्नानागार है, इसकी जो दीवारें हैं और जो फर्श है उस पे चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत चढ़ाने का क्या कारण रहा होगा, ताकि रिसाव ना हो। बातें स्पष्ट है, ताकि रिसाव ना हो। अब यहाँ पे क्या, इसके चारों तरफ जिसके साइड में क्या कमरे भी बने हुए थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो विशिष्ट लोग होंगे, महिलाएं होंगी, उनके लिए यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। ये स्पष्ट है। कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे कालीबंगा की बात की हमने अभी लोथल का नाम लिया था। ठीक है, तो जैसे हमने अभी लोथल का नाम आपको बताया था, तो लोथल और कालीबंगा ये ऐसे अन्य नगर हैं, यहां से क्या हुआ है, अग्निकुंड मिला है। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। अब अग्निकुंड मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यज्ञ किए जाते रहे होंगे। ये स्पष्ट है। इसी तरीके से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ के कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह, अब भंडार गृह जब मिल गए तो आपके मन में ये बात डेराइव कर जानी चाहिए, अपने आप आ जानी चाहिए कि इन लोगों के पास गेहूं का उत्पादन सरप्लस में होगा, मतलब उपभोग से अधिक होगा, इनके पास बचत होती होगी, तभी तो वो बड़ा भंडार बनाया है जिसमें ये गेहूं को स्टोर रखते होंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि झुलसे हुए गेहूं भी मिले हैं। चीजें यहां तक की क्लियर हैं। पक्की ईंटों के प्रयोग की बात है, तो जो इमारतें हैं, घर भी हो गए, अन्य इमारत भी हो गई, पक्की ईंटों से बनी होती थी। ईंट जो है एक ही आकार की थी। ठीक है, अब आपको एक मेरे सवाल का जवाब देना है कि ईंट का रेशियो क्या होता था। ठीक है, आपको ईंट का अनुपात रेशियो मुझे बताना है कमेंट करके। चीजें क्लियर। तो अभी हमने जैसे बात की कि ये जो हड़प्पा के कारीगर थे कुशल थे, ये इंटरलॉक पैटर्न से ईंटों को जोड़ते थे, इससे दीवारों को और मजबूती मिलती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सड़कें और नालियों के बारे में। तो सड़कों पर ईंट बिछाई जाती थी। ठीक है, और सड़कों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। चीजें स्पष्ट है। तो जब ये समकोण पर काटती है, यानी कि वेल प्लान्ड सिटी है। ये बात फिर से आपके मन में आ जानी चाहिए। चीजें स्पष्ट। अब जो नालियां हैं, नालियों का भी जो जाल है, वो ग्रिड सिस्टम जो है, वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। मतलब हर घर से नाली निकलती है। ठीक है, और ये निकल कर सड़क पर जो नाली है बड़ी, उससे जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर इनको ऊपर से ढका जाता था, पत्थर की सिल्लियां होती थी, उनसे नालियों को ढका जाता था। और ढकने के बाद यहाँ क्या होता, थोड़े थोड़े अंतराल पे जो हमने ये जगह छोड़ी है, यहाँ पे मेन होल छोड़ दिए जाते थे। यानी कि एक ऐसी सिल्ली है, दूसरी एक और सिल्ली है, उनके बीच में थोड़ी सी जगह, जिससे कि साफ सफाई हो जाए। चीजें स्पष्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कितनी प्लानिंग है, एक योजनाबद्ध तरीके से है। ठीक है, अब बात करते हैं मकान के बारे में। जिस तरीके से हम नाली सड़कों के बारे में बात की, अभी मकान पे आते हैं। तो घरों की जो दीवारें होती थी, वो मोटी होती थी, मजबूत होती थी। कुछ कुछ मकान 2 मंजिले भी होते थे। ठीक है, हर घर में जनरली क्या होता था कि एक रसोई है, एक स्नानागार है, एक बड़ा सा आंगन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था कहीं कहीं देखने को अलग मिलती है। जैसे यहीं पे इतिहासकार क्या है कि फिर उनको बांट के अलग अलग देखते हैं। जैसे कुछ घर ऐसे मिले हैं जहां पे स्नानागार भी है और कम अपने घर में कुआं भी है। ठीक है,
कुछ ऐसे मकान मिले हैं जहां पे स्नानागार घर के बाहर है और कुआं नहीं है। यानी कि यहाँ पे इतिहासकार ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे विशिष्ट रहे होंगे, या आप कह सकते हैं कि थोड़े से धनी रहे होंगे, उन्होंने घर में कुआं भी खुदवाया है और एक स्नानागार भी है। ये स्पष्ट है। अब भंडार गृह पे बात करते हैं। तो हिंदू घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार मिले, हमने बात की। अब ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज मिले हैं, है ना। तो इससे क्या क्या बातें पता चलती हैं? इससे पता चला कि एक तो अनाज सरप्लस में है, दूसरा इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं कि जो टैक्स है, टैक्स की वसूली में क्या किया जाता है, अनाज लिया जाता रहा होगा। ठीक है, टैक्स की वसूली में अनाज लिया जाता रहा होगा, ये इतिहासकार इस बात से अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे अभी भवन, नाली और सड़क के बारे में बात की। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कुछ बातें अपने से ले सकते हैं, जैसे कुछ बातें आपके मन में आ सकते हैं, कुछ प्रश्न आपके मन में आने चाहिए कि जो नालियां बनी, जो नालियां उन्होंने बनाई गई, उन नालियों को बनाने का तरीका, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो जगह छोड़ी है, मेन होल हमने बता दिया, साफ सफाई के लिए है। ठीक है, इन नालियों को ढका क्यों जाता रहा होगा? तो सिंपल सी बात आपके मन में अपने आप आ जानी चाहिए कि सफाई की दृष्टि से। ये स्पष्ट है। यानी कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल थे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ कुछ हैं जो 2 मंजिल मिले हैं। घर के जो चारों ओर कमरे हैं, वो घरों में क्या है, एक स्नानागार मिला है। कुछ घर ऐसे भी हमने बात की जिनमें कुएं होते थे। ठीक है, ढकी हुई नालियां होती थी ताकि साफ सफाई रहे, है ना। अब इन नालियों को क्या, हर घर से नाली निकलती है, उनको सावधानी से सीधी लाइन में इस प्रकार बनाया जाता है कि क्या हो कि वो जाके सड़क की नाली से मिल जाए। अब सड़क की नाली से मिलने के लिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये थोड़ा सा ढलान देके नाली को बनाएंगे। थोड़ा सा तो स्लोप होगा ना, थोड़ा सा ढलान देंगे तभी तो नाली से पानी बह के बड़ी सड़क वाली नाली में मिल जाएगा। चीजें यहां तक की स्पष्ट है। अब ये घर की नाली सड़क वाली नाली से मिल गई, और सड़क वाली नाली जाके कहां जाएगी, तो वो एक बड़े नाले में जाएगी। चीजें यहां तक की क्लियर है। चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे नगरीय जीवन के बारे में। जो नगरीय जीवन है, यहाँ पे ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि वहां हलचल रहा करती होगी, वहां पे हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ठीक है, यहाँ के शासक जो थे, और ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से इस प्रकार की उपयोगी जानकारी और उपयोगी सामग्री मंगवाते होंगे। ठीक है, अब जब शासक भेजेंगे तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति होंगे जिनको चुनकर भेजा जाएगा, वो लोग लंबी लंबी यात्रा भी करेंगे, है ना। ये बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अब जब लंबी यात्रा करेंगे तो वहां से वो उपयोगी वस्तुएं तो लाएंगे, साथ ही साथ क्या ले आएंगे, उन अन्य जगहों के, अन्य देशों के किस्से ले आएंगे, उन अन्य देशों की कहानियां ये लोग ले आएंगे अपने साथ में। बातें स्पष्ट हैं। तो इसी तरह क्या होगा कि वहां की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता में कुछ कुछ चीजें समान देखने को मिलने लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो लोगों का जीवन है, मुख्य पेशा क्या है, खेतीबाड़ी होता था। लेकिन शहर के यदि बात करें तो वहां पे अन्य पेशे भी शामिल रहते हैं। जैसे कुछ की बात हम कर सकते हैं अभी यहाँ पे, शिल्प के बारे में जान लीजिए, है ना। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा, कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार, सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी की सील भी बनाए जाते थे। बड़े बड़े बर्तन भी मिले हैं। इनका ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़े बर्तन हैं, इनका प्रयोग किस चीज में किया जाता होगा, तो इनका प्रयोग ये लोग करते होंगे कुछ सामान रखने में, अनाज भर के रख दिया। ये सब बातें इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब हम नगर और नए शिल्प के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे जो पुरातत्वविदों की बातें हम करते हैं, कुछ जो चीजें वहां से मिलती हैं, जैसे पत्थर हो गया, शंख हो गया, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी जो धातुएं से मिलते हैं, ये बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर से, शंख से,
कांसे से, सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाए जाते थे। अब तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते हैं, जो हमने अभी बातें की। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। बातें स्पष्ट हैं। अब यहां मिली जो वस्तुएं हैं, जो सबसे आकर्षक की यदि हम बात करते हैं तो उसमें गिनती होती है मन के, ठीक है, पलक, चीजें स्पष्ट हैं। ये सबसे आकर्षित में इनकी गिनती होती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरें भी बनाते थे, और इन मोहरों पर विशेष तौर पे आपको याद रखना है क्या, तथ्यात्मक जानकारी, कि जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है। ये लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये आपको आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ते हैं उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब शिल्प की बात हमने कर ली, अब जेवर बनाने के लिए हमने बात कर ली, ठीक है। अब इससे अगली तरफ चलते हैं, व्यापार की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा व्यापार के बारे में देखते हैं। अब इनका जो मुख्य व्यापार है, ठीक है, तांबा। अब ये क्या करेंगे, तांबा राजस्थान, ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं, तो वो किस तरीके से गए होंगे, जैसे हमने भी बताया आपसे कि लोग यात्रा करेंगे, है ना। अब जब शहरी लोग यात्रा करेंगे तो व्यापार भी हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है। तो इसी वजह से कुछ यहाँ की चीजें वहां मिलती हैं, वहां की चीजें यहां मिलती हैं, यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार हुआ करता था, ठीक है। गुजरात के लोथल बंदरगाह की बात कर लेते हैं। यहां से ये पता चला है कि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था यहाँ पे, क्योंकि कई तरह के सील मिले हैं। चीजें यहां तक की मेरे हिसाब से स्पष्ट होंगी। अब बात करेंगे हम खेती के बारे में। हमने पहले भी पढ़ा है कि अनाज के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता गांव में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों, इन सब की खेती हड़प्पा सभ्यता के गांव में होती थी, ठीक है। अब देखिए, हल्की शक्ल का एक खिलौना मिला है, यानी कि जिस प्रकार का हल होता है उस प्रकार का एक खिलौना मिला है। मान लीजिए कुछ इस तरीके का हल है, तो इस तरीके का खिलौना मिला है। तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, यानी कि खेत जोतने के लिए वो लोग हल का प्रयोग करते होंगे। बातें क्लियर। अब जैसे हमने अभी बताया कि जो बड़े बड़े बर्तन मिले मिट्टी के, उनसे हमको क्या पता चल सकता है, उनसे हमें ये पता चल सकता है कि ये लोग क्या करते होंगे, अनाज वजन भरने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग करते होंगे भंडार के रूप में। क्यों, हमने पहले ही बता दिया, अनाज इनके पास सरप्लस में था, प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त है। आप इसको कहेंगे मोर देन इनफ है, यानी कि बातें क्लियर है। अब जो पशुओं की हड्डियां मिली है, तो उससे पता चलता है कि लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर भी पाला करते थे, ठीक है। इनके जीवन के कुछ अन्य पहलू जानिए जो आपके लिए जरूरी है जानने। जैसे ये कहा जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जरूर किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा, है ना। एक ऐसी समिति रही होगी जो प्रशासन संभालती होगी, जो लोगों को संभालेगी, ठीक है। और जो खिलौने और मूर्तियां मिली हैं उससे यह पता चलता है कि मनोरंजन का भी प्रचलन था। बातें स्पष्ट हैं। अब हमने बताया कि ये आद्य ऐतिहासिक चीजें हैं, यानी कि इनकी लिपि हमने पढ़ी नहीं है, अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। बहुत लोग लगे हुए हैं उन लिपियों को पढ़ने की कोशिश में, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। खैर, जो सील मिली है उन पे किसी लिपि में कुछ लिखा भी हुआ है, हमको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस जमाने के लोग लिखना जानते थे, लेकिन उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, और हमने आद्य इतिहास में इसको रखने का भी यही कारण है, ठीक है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उन उपासना भी करते थे, उनके अपने देवी देवता भी होते थे, उनके अपने रीति रिवाज भी होते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे कई मूर्तियां मिली हैं और वो मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं। चीजें स्पष्ट है। पुरातत्वविदों ने खास कर एक पुरुष की मूर्ति है और उसके चारों तरफ जो है पशु है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात वहां से डराइव किया, उन्होंने ये जो एक बात निकाली वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने उनका खास ध्यान कहा गया कि वो जो एक पुरुष की मूर्ति है जिसके चारों तरफ पशु हैं। बात क्लियर है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो भगवान शिव से मिलती जुलती है, ठीक है। अब क्योंकि शंकर भगवान जो है, शिव जी जो है, उनको पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये माना जाता है कि वो भगवान शिव की भी मूर्ति हो सकती है।
चीजें स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के अंत का जो रहस्य है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, जैसे इस सभ्यता का अंत जो है वो अचानक से, तो जैसे आज से हम समय की यदि हम बात करें तो 3900 वर्ष पहले हो गया अचानक से, है ना। जैसे टूटी सड़कें, जाम पड़ी नालियां, इन सबसे पता चला कि जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम जो था कोलैप्स कर गया था, खराब हो चुका था, है ना। यानी कि जो बाद के समय की खुदाई में दूर के जो स्थान है वहां के सामानों के अवशेष नहीं मिलते। इसका मतलब क्या कि जो बाहरी दुनिया से इनका संपर्क था वो भी टूट चुका था, है ना। घरों की जो दशा थी वो खराब हो चुकी थी, शहर के लोग जो थे अब धनी नहीं रह गए थे, है ना। तो लेकिन अभी तक भी ये विवाद का बिंदु है। एक्चुअल में इतिहासकार ये अभी तक क्लियरली नहीं बता पाए, समझ पाए हैं कि अंत का सही कारण क्या है। लेकिन कुछ मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है। ऐसा कहा गया है कि जैसे नदियां सूख गई, क्योंकि असली चीजें तो नदी किनारे, झील किनारे, तालाब किनारे बसने से ही स्टार्ट हुई थी। हमने बात की थी ये सारी कि क्यों इन लोगों ने ऐसा, शुरुआती जो आरंभिक जो मानव था उसने अपने रहने का स्थान क्यों चुना था नदियों और झीलों को, उनके किनारे को। चीजें स्पष्ट है ना। तो क्या हुआ होगा कि नदियां सूख गई होंगी, तो इसलिए क्या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा होगा। दूसरा, जो ईंटों की भट्टियां थी बहुत सारी थी, तो इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ होगा। जंगलों की कटाई हुई होगी, जंगलों की कटाई हुई होगी तो वनस्पति कम हुआ होगा, और वनस्पति कम हो गया होगा तो इन लोगों को अपने जीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा होगा। ये भी इतिहासकारों का एक अनुमान है। एक अनुमान ये है कि मवेशियों और भेड़ों, ये जो मवेशी पालते थे, चाहे भेड़ बकरी कुछ भी हो, उसमें गाय, उसमें वो जानवर जो है उन्होंने चराई अधिक कर ली होगी, मतलब वो चर गए होंगे, तो उन्होंने अत्यधिक चराई कर ली होगी जिससे वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। अब यदि वनस्पति का नुकसान हो जाएगा तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा, यानी कि स्थान जो है वो मरुस्थल बन जाएगा, तो इस वजह से भी इनको हटना पड़ा होगा। एक ये कहा जाता है कि कोई महामारी आई होगी या कोई प्राकृतिक तबाही हुई होगी, बाढ़ आ गया, एकदम सुनामी, मार, पानी पानी सब हो गया। इस प्रकार की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तभी ये क्या हुआ होगा, एकाएक जो ये इतना बड़ा सभ्यता थी, जो थी इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा जो भाग था वो तबाह हो गया। ये स्पष्ट है। तो इतनी सारी जो संभावनाएं हैं, इतिहासकार ये संभावनाएं मानते हैं। यहाँ पे आपको समय एक तो यह याद रखना है, 3900 वर्ष पहले इस सभ्यता का पतन देखने को मिलता है। ठीक है, अचानक से, ये शब्द आप, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अचानक से, ये जो अचानक शब्द है, तो अचानक लोगों का, इन नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, है ना। यानी कि इस सभ्यता का जो अंत है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अलग अलग विद्वान जो है इसके पतन के कारणों को लेकर बहुत सारे मत देते हैं। जैसे मैंने भी बताया आपको कि कुछ कहते हैं बाढ़ आ गई होगी, कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ गया होगा, कुछ कहते हैं कि भाई नदियों के बहाव में परिवर्तन हो गया होगा, या नदियां सूख गई होंगी, वनस्पति खत समाप्त हो गई होगी, वहां पे मरुस्थलीकरण हो गया होगा। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे गिने जाते हैं कि इस सभ्यता का पतन इन कारणों की वजह से हुआ। ये सब अनुमान लगाए जाते हैं। चीजें स्पष्ट हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।